बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज हम मौजूद हैं सिंध असेंबली के अंदर, वो सिंध असेंबली जिसे पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली होने का एजाज हासिल है, वो सिंध असेंबली जिसमें पहली दफा पाकिस्तान का परचम लहराया गया, वो सिंध असेंबली के जिसके अंदर कायदे आजम ने अपनी पहली स्पीच दी। आज इस असेंबली के कस्टोडियन, सिंध के जवान, सिंध के सपूत, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मोहतरम जनाब सैयद अवैस कादिर शाह हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5। थैंक यू तला, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आपने हमें मौका दिया इस पॉडकास्ट में तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग तला। आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, सिंध असेंबली आपने विटनेस किया, देखा। आज सिंध असेंबली को हमने भरपूर सजाया हुआ है क्योंकि ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सफ़र जो पाकिस्तान का आज 78वीं सालगिरह है, पाकिस्तान की एनिवर्सरी है, ये यहाँ से शुरू हुआ था। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सिंध असेंबली से वो सारी यादें, वो सारी बातें उनको दोबारा याद करें, उनको उन सारी चीज़ों को अपने सामने रखें, अपने नौजवानों को बताएं कि हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानी दी थी, क्या मेहनतें की थी, क्या कोशिशें, क्या काविशें की थी, हमें तब ये पाक सरजमीन तोहफे में मिला है। सर, आपके ऊपर एजाज हासिल है कि आप उस सिंध असेंबली के कस्टोडियन हैं कि जिसकी तारीखी अहमियत है। पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी, सिंध असेंबली का जिक्र सरे फहरिस्त होगा। बतौर स्पीकर सिंध असेंबली आप अपनी तमाम तर मसरूफियात और तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं अवाम की फलाह व बहबूद की खातिर? आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत इस पर टफ ही है कि ये बतौर स्पीकर सिंध असेंबली अल्लाह ताला की अब बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे रब पाक की ज़ात का और मेरी पार्टी लीडरशिप का जिन्होंने मुझे चुना, मेरे उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दे के हल्के में कामयाब किया। और मेरी लीडरशिप स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिन्होंने मुझे इस पोजीशन के लिए नॉमिनेट, जब पार्टी डिसाइड करती है तो चेयरमैन साहब है हमारे, उन्होंने डिसाइड किया। तो ये देखिए बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत जिम्मेदारी की जगह है आप जहाँ बैठते हैं। स्पेशली स्पीकर्स जो हैं वो उन पे हर दफ़ा यही होता है कि अपोजिशन कहती है कि स्पीकर हमें टाइम नहीं दे रहा, और ट्रेजरी बेंचेस कहती हैं हमें टाइम नहीं दे रहा, लेकिन स्पीकर को अनबायस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है, सबकी बात सुननी है, हाउस को इख्तलाफ राय से नहीं इत्तफाकी राय से चलाना है। इवन वो हर छोटी छोटी बात जो कोई मेंबर ना कह सकता हो उसको भी मौका देना है कि वो अपनी बात इस हाउस में रखे, क्योंकि ये ऐवान जो है ये उन सिंध के लोगों का ऐवान है जो अपने नुमाइंदों को चुन के बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पे भेजते हैं कि वो उनकी आवाज़ बनेंगे। तो स्पीकर पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि पूरे हाउस के मेंबर्स जो हैं उनको मौका दे, उनको साथ लेके चले और उनको ये फील करे कि स्पीकर पूरे हाउस का है, न कि सिर्फ जिस जमात ने उसे टिकट दिया और उसका है, जिस जमात ने उसे चूज किया उसका है। यही अच्छा, ये मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी इंस्ट्रक्शंस थे कि आप अब स्पीकर हैं तो आप पूरे हाउस के हैं और आपको पूरा हाउस इस तरह लेके साथ चलना है कि सब आपके मेंबर्स हैं, सबको मौका देना है, सबको आपने उनका हक, जो उनका बुनियादी हक है, वो अपनी बात, अपना आइडिया, अपनी बात वहाँ रख सकें, अपने लोगों का मसला, अपने लोगों की आवाज़ बन सके। तो इसमें मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ड्यूरिंग लेजिस्लेशंस या ड्यूरिंग सेशन जब भी ऐसी बात आती है तो कोशिश करता हूँ कि हर उस बात पे फोकस करें जो हमारी अवाम और नास की भलाई की है। स्पीकर साहब, फरवरी 2024 से आपने इस असेंबली के स्पीकर के तौर पे हल्फ उठाया और इस वक्त करीबन पौने 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे में करीबन 25 एक्ट असेंबली के फ्लोर से पास हुए हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज एक्ट है, अर्बन प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट है और साथ ही साथ दीगर इदारों के भी एक्ट हैं। आप क्या समझते हैं कि इन एक्ट के पास होने के बाद, कानून का बाकायदा हिस्सा होने के बाद, ग्राउंड सतह पे अमली तौर पर वो कितने नाफिजुल अमल हो सके? देखिए जी, सिंध असेंबली को ये एजाज हासिल है कि सिंध असेंबली ने सबसे ज्यादा कानून साजी की है पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं जो नाफिजुल अमल हो चुके हैं और जो ऑन ग्राउंड अमल हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसले जरूर आते हैं। मैं ये कहूँ कि नहीं 100% सारी चीजें परफेक्ट हैं, वो तो पूरी दुनिया में नहीं है।
आप अगर दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी चले जाएं तो वहां पे भी फ्लॉज नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि जब यहाँ से एक्ट पास होता है और वो नाफिजुल अमल होता है तो उसको फुल फोर्स के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच कहीं होती है, लेकिन वो देखिए ये जो फोरम है प्रोविंशियल असेंबली का, अगर कहीं पे कुछ भी लिकुना है या कोई मसला आता है या कहीं कोई ऊंच नीच होती है तो वहां यहाँ पे मेंबर हजरात उस जगह पे उस एरिया पे पॉइंट आउट जरूर करते हैं, उस इशू को जरूर पॉइंट आउट करते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर साहिबान कैबिनेट के मेंबर्स हैं और चीफ मिनिस्टर खुद बैठते हैं, आके सेशन अटेंड करते हैं, वो उस इशू को एड्रेस करते हैं। तो देखिए नाफिजुल अमल तो वो एक्ट फौरन हो जाते। और एक्ट देखिए लॉ क्यों बनाया जाता है, कानून साजी की क्यों जाती है? हमारे पास पुराने कानून मौजूद हैं, हम जब देखते हैं कि उनमें अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि अब जिस तेजी से ये माशरा बढ़ रहा है, जिस सिमत ये माशरा जा रहा है, तो चीज़ों को हमने एक अच्छे रास्ते पे लेके चलना है और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो जब उनमें अमेंडमेंट्स आती हैं और लोगों की भलाई का काम, इस लॉ के बाद हमारे अवामुन नास को क्या फायदा होगा, वो सोच में रख के फिर लॉ बनाया जाता है। लॉ किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बनता। ये नहीं बनता कि देखें आपको या मुझे क्या फायदा होगा। लॉ इसलिए बनता है कि सूबे में कराची से लेके कश्मीर तक रहने वालों के लिए, सबके लिए ये लॉ है और ये सब इससे मुस्तफीद होंगे और सबके फायदे की बात है इसमें। और इन सबको ये कानून पे चलना है। तो लॉ ये नजरिया देख के फिर वो लॉ जब आता है तो फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में सारी पार्टीज की पार्टिसिपेशन है। देखिए ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। हर स्टैंडिंग कमेटी में जितनी भी पार्टीज अंदर मौजूद हैं उनके मेंबर्स बैठते हैं, फिर वो अमेंडमेंट्स भी डालते हैं, अपनी अमेंड भी करते हैं। एक ऑनरेबल मेंबर अगर समझता है कि इस चीज को अमेंड किया जाए तो वो कमेटी में जाता है, फिर हाउस में आता है, डिस्कशन होती है, उससे पहले उसको कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इस सारे स्टेप से गुजर के जब एक लॉ बनता है और जब वो यहाँ से पास होके निकलता है, नाफिजुल अमल होता है, तो उससे बेहतरी आई हमेशा। स्पीकर साहब, सिंध असेंबली के जिसके आप इस पर कस्टोडियन हैं, उसमें गुज़िश्ता 2 साल कबल कुछ वैकेंसियां अनाउंस हुई थी और उन पे अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जो कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू होनी थी। और अभी कुछ अरसे पहले दोबारा उनको री-एडवर्टाइज किया गया है और पूरे सिंध के नौजवान बड़ी उम्मीद और बड़ी आस लेके बैठे थे कि शायद वो नहीं तो ये, मगर अब तक कोई हलचल नजर नहीं आती। देखिए जो पुरानी वैकेंसीज थी, जो मेरे इल्म में है, जो मुझे बताया गया, वो कोर्ट ऑर्डर्स पे शायद एमक्यूएम के हमारे कुछ मेंबर साहिबान थे, उन्होंने कोई केस डाला था, वो उसका डिसीजन भी आ गया। फिर उसमें डिसीजन में ये कहा गया कि सारी पुरानी चीज़ें शायद कैंसिल करें। करेक्ट मी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ शायद क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है, इस पर बहस नहीं की जाती और क्योंकि मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हूं तो मैं इन चीज़ों पे बहस नहीं करता। वो आया, फिर उस पर ये कहा गया कि इन सारी चीज़ों को आप पुरानी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ख़त्म करें, फिर री एडवर्टाइज करें। तो री एडवर्टाइजमेंट ज़रूर जब होती है तो उसके एक प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, चीज़ें उसी तरीके से एज पर प्रोसीजर चलेंगी जो गाइडेंस है कोर्ट की या जो हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं अपॉइंटमेंट करने के, उसके मुताबिक ही सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे। स्पीकर साहब, सिंध असेंबली का ऐवान वो मरहला है, वो जगह है जहां पे दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से और सूबे बिलखुसूस कराची के लोग आके अपना दुखड़ा रोते हैं, अपना दर्द बताते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि यहां से उनकी दाद रसी होगी, जो तो होती भी है। मगर इस बात की क्या वजह है कि मुतादिद बार के इलेक्ट्रिक को यहां बुलाया गया, आपके नुमाइंदेगान, आपके मुंतखब ऐवान के नुमाइंदेगान ने उनसे बातचीत भी की, मगर उनका रवैया वही रहा। देखिए इस हाउस में ये रेजोल्यूशंस भी आई, एडजर्नमेंट मोशंस भी आई, फिर हमने एक कमेटी बनाई मेंबर्स पे मुश्तमिल कि जो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करे और जो इश्यूज हैं सारे सीईओज को बुला के उनके साथ डिस्कस करके उनको रिजॉल्व करें। तो उस कमेटी ने पहला सेशन भी किया, दूसरा सेशन भी किया, एक सेशन में मैं भी उनके साथ बैठा था, वो सीईओ साहिबान भी आए हुए थे। अब ये शिकायत आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा कि केई की शिकायत बढ़ती जा रही है, हेस्को चीफ की भी शिकायतें आ रही हैं, सेप्को की भी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन अब इस पर हम फेडरल गवर्नमेंट को एक दफ़ा मैं लिख चुका हूँ, मैं दोबारा खुद इन राइटिंग फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्ट लिखूंगा कि ये इस वक्त जो हालात सिंध में आपके ये तीनों सेप्को, केई और हेस्को ने किए हुए हैं, इनको ज़रा खुद वो इस मैटर को टेकअप करें और पर्सनली वहाँ मिनिस्टर साहब, उनको लगारी साहब को मैं लिखूंगा कि वो खुद देखें
ताकि ये चीज़ें रिजॉल्व हो सके। मेंबर साहबान इस पर बहुत गुस्से में भी हैं और ये उसमें कमेटी में भी बहुत दफ़ा डिस्कशन हुआ है, लेकिन वाकई आप ठीक कह रहे हैं और ये बात हकीकत भी है कि अभी कोई बदलाव या कोई सुधार नहीं आया इनके लोड शेडिंग के तरीक़ेकार में, या जो वो बात करते हैं टेक्निकल फॉल्ट हैं तो 4-4 दिन बिजली नहीं है। वाकई यू आर राइट, ये बातें अभी तक चल रही हैं। इसको पर्सनली मैं खुद टेकअप करूंगा एंड आई विल राइट इट डाउन टू द फेडरल गवर्नमेंट। सर, आखिरी सवाल आपकी खिदमत में अर्ज है कि यौम आज़ादी है, जश्न पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, वो फतह हासिल की कि जिसको तारीख में सुनहरे अफूज से लिखा जाएगा। सिंध असेंबली के प्लेटफॉर्म से क्या सरगर्मियां जारी हैं, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, 2 दिन पहले हमने 11 अगस्त को यहाँ पे पाकिस्तान की पहली असेंबली है जिसने माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट किया। जश्न आज़ादी की तकरीबात तो जैसे आप बाहर से अभी अंदर आए, आपने असेंबली में देखा है कि हमने पूरी हिस्ट्री जो असेंबली की है वो पूरी बाहर सजा के रखी हुई है कि जो भी असेंबली घूमने आए, देखने आए या मेंबर्स के साथ आए तो वो उसे पता चले कि यहाँ 14 अगस्त से पहले 10 अगस्त को जब इस पुराने तारीखी ऐवान में जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो किस तरह हुई थी, क्या क्या हुआ था, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं है कि बस सबको ये पता है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, तो उससे पहले क्या क्या हुआ था, कौन सी रेजोल्यूशंस आई थी, कानून साजी कैसे, किस तरह इस असेंबली को फेडरल सेक्रेटरीट फेडरल असेंबली बनाया गया था, किस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे आके बैठे, उनकी पहली स्पीच क्या थी। तो उनकी जो वो तारीखी स्पीच जिसका हवाला हम सब लोग देते हैं 11 अगस्त 1947, तो उसके हवाले से पहले माइनॉरिटी डे नहीं मनाया जाता था। ये 2009 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किया था कि माइनॉरिटी डे हम 11 अगस्त को ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 11 अगस्त की उस तारीखी स्पीच में मैं उसका मफहूम बता सकता हूं, क्योंकि कायद की वो स्पीच तो मैं नहीं दोहरा सकता, कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पूरे रियासत में रहने वाले लोगों को एक बनाया था कि हर रिलीजन, हर मजहब, हर फिरके से लोगों को इजाज़त है कि वो अपनी इबादत गाहों में जाएं, अपनी इबादत के लिए आज़ाद हैं, वो सब पाकिस्तानी है। मफहूम ये कि वो सब पाकिस्तानी है और सब बराबर है। इस रियासत मुमलिकत पाकिस्तान में रहने वालों को उन्होंने ये आज़ादी दी कि आइंदा एक सिमत बताई, एक डायरेक्शन दे दी कि आगे इस मुल्क को कैसे चलना है, अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी की फ़िज़ा हमें कैसे कायम करनी है। उस तकरीर का जो मफहूम मैं समझाऊं, हमें एक वे फॉरवर्ड, एक रोड मैप मिला। अब वो हमने 11 अगस्त को पाकिस्तान की पहली असेंबली है जिसने ये सेलिब्रेट किया माइनॉरिटी डे, इस ओल्ड हाउस में, पुराने हाउस में, जहां पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी, पहली करारदाद मंजूर हुई थी। उसके बाद हमने कल यहाँ पे एक सेशन रखा हुआ है बच्चों के साथ। ये हमने कहा कि हम स्पेशल बच्चों को बुलाएं और उन बच्चों को हमारी ज़रूरत भी है, हम उन्हें इनकरेज करें कि वो बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उन्हें हम इन खुशियों में क्यों पीछे छोड़ें। जब हम 14 अगस्त की खुशियों में बार बार अपने जवानों को याद रख रहे हैं जो इस सरपाक सरजमीन की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन शहदा को याद रख रहे हैं जो इस सरजमीन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, उनकी फैमिलीज़ को याद कर रहे हैं, और उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने मेहनतें की, कोशिशें की, आज हम उनकी कोशिश और मेहनतों की वजह से आज हम इस आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आज उसकी 78वां सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब उनको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम इन बच्चों को भी याद कर लें, इनको यहाँ पे बुलाएं। तो मैं यहाँ से इस सिंध असेंबली की तरफ से, पूरे मेंबरान की तरफ से, पूरे अहले वतन को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आज़ादी में अपने पाक सरजमीन के मुहाफ़िज़ों को हम ना भूलें, उनको खराज तहसीन पेश करें। उन शहदा को जो इस वतन अज़ीज़ की मिट्टी को दिफा करते हुए शहीद हो गए, उनको ना भूलें। और उन बुज़ुर्गों को, उन लीडरान को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना और उन सब लीडरान को जिनकी कोशिशों, जिनकी मेहनतों की वजह से हमें ये अर्ज़ पाक मिला, उन सबको इस जश्न आज़ादी पे याद रखें। मोहतरम स्पीकर साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, इस जश्न आज़ादी के मौके पर हमें वक्त दिया। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। हम अपने तमाम तर देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहे, और हम चाहेंगे हमारे अपने फीडबैक से हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट@5 पे जरूर बुतला करें। अपने मेजबान तलहा अनवर को इजाजत दीजिए इस दरखास्त के साथ कि पाकिस्तान की आजादी में
पाकिस्तान के लोगों को ना भूलें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें और इस मुल्क की खातिर वो कुछ कर गुजरें जो इस मुल्क के लिए अमर हो जाए। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।